तो अब आप समझ रहे होंगे क्यों चीन में मोदी जी का इतना धूमधाम वाला वेलकम हुआ, क्यों शी जिनपिंग बार बार मुस्कुराकर उनसे बातें कर रहे थे, क्यों एससीओ मीटिंग में इंडिया को इतना बड़ा रोल दिया गया। दोस्तों, ये सब अचानक से नहीं हुआ। यही असली जियोपॉलिटिक्स है। यहां एक छोटी सी मुस्कान भी यूं ही नहीं मिलती। हर चीज के पीछे एक ठोस कैलकुलेशन छिपा रहता है। एससीओ में जो भी हुआ उसका असली रीजन अब साफ होता है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा था। हमारे यहां बहुत से लोगों की सोच है कि अगर आज अमेरिका से टक्कर लेनी है तो इंडिया को चीन से अच्छे रिलेशन बनाने होंगे। कई एक्सपर्ट्स तो सीधा कह देते हैं भविष्य में चीन कमजोर हो ये अलग बात है, लेकिन अभी के टाइम पर चीन स्ट्रांग होना चाहिए, तभी अमेरिका को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन असली सच इससे बिल्कुल अलग है। ये लॉजिक पूरी तरह से उल्टा है, क्योंकि जितनी जरूरत फ्यूचर में चीन के कमजोर होने की है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आज ही चीन कमजोर हो। और चीन जितना कमजोर होगा इंडिया का फायदा उतना ही ज्यादा होगा, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के इस दौर में। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, आज जो खबर चीन से निकली है वही आपको पूरी कहानी क्लियर कर देगी कि आखिर एससीओ में इतना ड्रामा क्यों हो रहा था। स्क्रीन पर देखिए, चीन से खबर आई है कि उनकी इकोनॉमी एक बार फिर डिफ्लेशन में चली गई है। अब बहुत लोगों को शायद ये पता भी ना हो, इन्फ्लेशन का मतलब होता है दाम बढ़ना यानी महंगाई, और इसका बिल्कुल उल्टा होता है डिफ्लेशन। मतलब क्या? जब देश के अंदर चीजों के दाम अचानक नीचे गिरने लगे तो उसे डिफ्लेशन कहा जाता है। सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा, है ना? आप सोच रहे होंगे अरे वाह, दाम घट रहे हैं मतलब तो लोगों का फायदा। लेकिन नहीं दोस्तों, असली सच बहुत डरावना है। जैसे लगातार दाम बढ़ते रहना किसी भी इकोनॉमी को बर्बाद कर सकता है, वैसे ही दाम अचानक गिरना भी एक मॉन्स्टर पैदा करता है जिसका नाम है डिफ्लेशन। और ये तो और भी बड़ा खतरा है। अब सवाल है, दाम गिरने क्यों लगते हैं? क्योंकि कंपनियां जो माल बना रही हैं वो बिक ही नहीं रहा। गोडाउन माल से भर जाते हैं, ढेर लग जाता है, लेकिन खरीदार कोई नहीं। तो ऐसे हालात में कंपनियां क्या करती हैं? प्रॉफिट तो छोड़ ही दीजिए, कई बार तो उन्हें प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट से भी कम दाम पर माल बाजार में बेचना पड़ता है। यही असली खतरा है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे कंपनी के मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और जब नुकसान बढ़ता ही जाता है तो आखिरकार उन्हें कहना पड़ता है हम दिवालिया हो रहे हैं। अब सोचिए, जब एक कंपनी दिवालिया होती है तो हजारों वर्कर्स एक साथ जॉब से बाहर हो जाते हैं। अब जब लोगों के पास इनकम ही नहीं होगी तो वो मार्केट में जाकर कुछ खरीदेंगे कैसे? और जब बायर ही नहीं रहेंगे तो डिमांड और भी गिर जाएगी। डिमांड कम होते ही बाकी कंपनियां भी जिंदा रहने के लिए अपने प्रोडक्ट के दाम और नीचे गिरा देती हैं। यहीं से शुरू होता है एक विशियस साइकिल। एक के बाद एक कंपनी एम्प्लॉयज को निकालती रहती है, फिर एक के बाद एक इंडस्ट्री बंद होती जाती है, और धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी इतनी नीचे गिर जाती है कि वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये कितना खतरनाक हो सकता है वो आप अभी समझने वाले हैं, लेकिन इसका असर तो चीन पर पहले ही दिखना शुरू हो गया है। तो अब बड़ा सवाल ये है, अगर चीन की इकोनॉमी ऐसे गिरती गई तो इंडिया को इसमें क्या फायदा होगा? स्क्रीन पर जरा ध्यान दीजिए। चीन के अंदर जो नए लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटी से पढ़ाई खत्म करके निकल रहे हैं, उनमें से करीब 19% अब भी बेरोजगार हैं। सोचिए, ये कितना डरावना हाल है। कंपेयर करके देखिए, भारत जैसे देश में ये रेट लगभग 7.5% है। अमेरिका में तो और भी कम, सिर्फ 4.5%। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि चीन की हालत कितनी खराब हो चुकी है। अब बहुत लोग कहेंगे, अरे इंडिया में तो सरकार कई बार डेटा छुपाती है, असल बेरोजगारी शायद और भी ज्यादा होगी। ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन कम से कम इंडिया में डेमोक्रेसी तो है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, डेटा पर सवाल उठाए जा सकते हैं, जांच की जा सकती है। लेकिन चीन में, वहां तो पूरी तरह ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है। तो सोचिए, जहां डेटा छुपाना ही एक आदत बन चुकी है, अगर वही सरकार खुद कह रही है कि बेरोजगारी 19% है, तो असली नंबर कितना होगा? अब कोई ये तर्क देगा, चीन तो अमीर देश है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, अगर डिफ्लेशन आया है तो वो आसानी से इसे पलट देगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई चीन इतनी आसानी से अपनी इकोनॉमी को बचा पाएगा? लेकिन दोस्तों,
सच ये है कि अब चीन के लिए इस हालात से निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये डिफ्लेशन आज से शुरू नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई थी 2023 के आखिर में, जब अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी। उस वक्त इस साइकिल को तोड़ने के लिए चीन ने दिसंबर में एक विशाल स्टिमुलस पैकेज घोषित किया था। 1.5 ट्रिलियन डॉलर, मतलब साफ है, सीधे सीधे 0.5 ट्रिलियन डॉलर की कैश अमाउंट चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट में डाल दी गई, ताकि वो दिवालिया न हो जाए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, पूरे 1.5 ट्रिलियन डॉलर सीधे कंपनियों के बैंक अकाउंट में भेजे गए। लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं बदला, हालात वहीं के वहीं रहे। इसके बाद कुछ समय पहले ही चीन ने अपनी कंपनियों को बचाने के लिए एक और स्टिमुलस पैकेज लाया, 400 अरब डॉलर का। लेकिन दोस्तों, वो भी पूरी तरह फ्लॉप हो गया, और इसकी वजह खुद चीन के एक्सपर्ट्स ने साफ कर दी है। स्क्रीन पर देखिए, वो कह रहे हैं कि चीन पैकेज तो दे रहा है, लेकिन उसके साथ जो रिबैलेंसिंग जरूरी है वो नहीं कर रहा। न बजट में कोई संतुलन है, न फॉरेन पॉलिसी में, न इंटरेस्ट रेट्स में। और दोस्तों, ये संतुलन बनाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन के वक्त, मतलब जब दाम बढ़ते रहते हैं, तो सरकार थोड़ी कोशिश करके बैलेंस वापस ला सकती है, लेकिन डिफ्लेशन के वक्त तब ये काम लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब सवाल ये है, अगर चीन बार बार स्टिमुलस देने के बाद भी अपनी इकोनॉमी को नहीं संभाल पा रहा, तो आने वाले वक्त में इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलने वाला है? यही वजह है कि चीन की इकोनॉमी दिन ब दिन और गहरे अंधेरे में डूबती जा रही है। और इसी वजह से आज शी जिनपिंग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जो लोग सोचते हैं कि इंडिया को अमेरिका को बैलेंस करने के लिए चीन की जरूरत है, वो दरअसल गलत सोच रहे हैं। असल में इंडिया को चीन की जितनी जरूरत है, चीन को इंडिया की उससे 50 गुना ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अमेरिका से टक्कर लेने के लिए अगर चीन अकेले खड़ा होता है तो वो कमजोर दिखाई देगा। इसलिए उसे चाहिए कि अमेरिका के सामने खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए भारत और रूस को साथ में खड़ा करके तस्वीर पेश की जाए, ताकि वो कह सके, देखो अमेरिका, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ दुनिया के 2 बड़े पावर भी खड़े हैं। इसीलिए शी जिनपिंग चाहते हैं कि चीन को एक बड़े ब्लॉक के रूप में दिखाया जाए, ताकि अमेरिका के सामने अकेलापन न दिखे, बल्कि लगे कि कई बड़े देश उनके साथ खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया को चीन की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन इंडिया अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर लेगा, उस दिन चीन की रोल पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हाँ, जब तक डोनाल्ड ट्रंप उस डील पर साइन नहीं करते, तब तक शायद हमें चीन की थोड़ी बहुत जरूरत हो सकती है। लेकिन याद रखिए, चीन को हमारी जरूरत हमेशा तभी होती है जब वो कमजोर हालात में होता है। और जिस दिन चीन फिर से स्ट्रांग हो जाएगा, इकोनॉमी में तेजी लौट आएगी, उस दिन उसे इंडिया की कोई जरूरत नहीं बचेगी, बल्कि तब तो वो उल्टा इंडिया के खिलाफ खड़ा होगा। इसलिए जो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि आज इंडिया को चाहिए कि चीन स्ट्रांग बने, तभी हमें अमेरिका के सामने फायदा होगा, वो आपको पूरी तरह गलत रास्ता दिखा रहे हैं। क्योंकि असली सच यही है, चीन जितना कमजोर रहेगा, उतना ही इंडिया का फायदा होगा, चाहे वो आज का शॉर्ट टर्म हो या फिर आने वाला लॉन्ग टर्म। तो अब सवाल ये है, अगर चीन की कमजोरी इंडिया के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो क्या मोदी सरकार इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएगी? एक मजबूत चीन कभी भी भारत के हित में काम नहीं करेगा। भारत को फायदा हमेशा देगा सिर्फ एक कमजोर चीन, चाहे वो अमेरिका से टक्कर लेने की बात हो या फिर अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाने की। जो भी सिचुएशन बने, एक स्ट्रांग चीन कभी भी भारत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, ठीक है, चीन को हमारी जरूरत है, हमें भी थोड़ा बहुत चीन की जरूरत है, तो ये इक्वेशन कितने दिन चलेगा? इसका जवाब है, ये इक्वेशन तब तक चलेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में है, क्योंकि आज ट्रेड डील को लेकर भारत और ट्रंप के बीच खींचतान चल रही है। कल कोई दूसरा इश्यू आ सकता है, तो आने वाले कुछ साल शायद आप देखेंगे कि भारत और चीन सीधे सीधे आपस में नहीं भिड़ेंगे, दोनों एक दूसरे को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जिस दिन ट्रंप का कार्यकाल खत्म होगा, उस दिन जियोपॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर आंधी की तरह बदल जाएगी। अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार और हमारी डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी ताकत है फ्लेक्सिबिलिटी। हम हफ्तों में अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल सकते हैं।
हमने ये ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत में ही देख लिया था। जैसे ही ट्रंप ने शपथ ली, कुछ ही दिनों में भारत ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल को चीन भेज दिया और उसी समय से भारत चीन रिश्तों में थोड़ी सी रफ्तार आनी शुरू हो गई थी। यही है भारत की फ्लेक्सिबल डिप्लोमेसी, जो हमें हर क्राइसिस से बाहर निकालती है और आने वाले समय में यही हमें सुपर पावर बनाने का रास्ता भी तैयार करेगी। अब बड़ा सवाल यही है, क्या चीन वाकई बर्बादी की ओर बढ़ रहा है? क्या चीन की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त होने वाली है? चीन के समाज में क्या बड़े बदलाव आने वाले हैं? और सबसे अहम, भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? क्या इंडिया भी कभी ऐसी ही मुश्किल में फंस सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।